एक मुस्कुराता कागज बोला, तुम मेरी शोभा, मेरी पहचान और मेरा हुनर हो। तुम मुझे हर दिन और हर रंग में पसंद हो। ये बात हर सरकारी कर्मचारी जो विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से चल सके और हमें जो है हर तरह की सुविधा मिल सके। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल। जनवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनवाणी कार्यक्रम में हम ऐसे विषय को लेके आते हैं जिससे हम आपको उसका समाधान दे सकें और आपकी समस्याओं को जो है वो सुन सकें। आज जनवाणी कार्यक्रम में हमारा विषय है जीपीएफ धारक और पेंशन धारक की समस्याएं और समाधान। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मोहन लाल जी, जो कि सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं, और साथ ही उनके साथ है मदन भारद्वाज जी, जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं। सर, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है जीपीएफ धारक और पेंशन धारक की समस्याएं और समाधान। ये दो जीपीएफ और पेंशन धारक, पहले मैं जीपीएफ धारक की बात करना चाहूँगी कि जीपीएफ धारक कौन होते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। मैडम, जीपीएफ धारक जो है, जो एक सरकारी सेवा में जब कोई कर्मचारी आता है जी, तो उसको सरकार द्वारा कि अपने वो पैसे को बचत कर सके और उसका जो आगे आने वाला समय है उसमें उसका खर्चा कर सके, उसके लिए एक जीपीएफ की फैसिलिटी सरकारी कर्मचारी को दी गई है। सर, जैसे आपने बात की कि एम्प्लॉय आता है, सरकारी उसमें विभाग में आता है तो उसका जो है वो पैसा कटना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, जो अभी नई जॉब पे लगा है उसका पैसा कब कटना शुरू होगा, जब वो एज ए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब बनेगा? जब कोई भी व्यक्ति एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त हो जाता है जी, उसके बाद वह जीपीएफ का हकदार हो जाता है जी, जो कि डीडीओ के मतलब कि माध्यम से एजी ऑफिस में उस एप्लीकेशन भर के एजी ऑफिस को वो भेजता है और जीपीएफ नंबर उसको अलॉट हो जाता है। सर, पेंशन की बात करें, जो पेंशन है, पैसा हमेशा कहते हैं कि इंसान को जो है वो मजबूत करता है। वो चाहे हम बात करें कि जवानी के समय की बात करें या बुढ़ापे के समय की हम बात करें, मैं पेंशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि पेंशन क्यों दी जाती है और इसका मेन कारण क्या है? मैम, कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो अपना जीवन जैसे पूरा सर्विस में गुजार देता है जी, जो जब उसका बुढ़ापा आता है उसका सहारा कुछ भी नहीं रहता है, उसका सहारा सिर्फ पेंशन ही होती है जी। तो सरकार द्वारा ये नियम बनाए गए हैं कि जब भी कोई रिटायर होता है सरकारी कर्मचारी तो उसको कुछ शर्तों के साथ सर्विस के हिसाब से जैसे भी है कुछ पेंशन दे होती है। जी, तो सर, ये आपने बताया कि सरकार द्वारा जो है ये पेंशन जो है वो दी जाती है, एक तरह से एक सामाजिक सुरक्षा है जी। उसका बुढ़ापा अच्छे से बीत पाए उसके लिए एक सरकार द्वारा दिया गया जी, सामाजिक सुरक्षा जो है वो पेंशन दी जाती है। सर, हम पेंशन की बात करें तो ये पेंशन कब, जैसे हमने जाना कि पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के समय दी जाती है और बुढ़ापे के समय की अगर हम बात करें जब वो सरकारी सेवाओं से जो है अपनी सेवाएं जब खत्म होती हैं तब दी जाती है। तो जो पेंशन की जो प्रक्रिया है, तो ये जब एम्प्लॉय जब रिटायर हो रहा था उसको कब करनी होती है ताकि उसको जो है वो रिटायरमेंट के समय जो है कि पेंशन लेने में उसको जो है वो दिक्कत ना हो? जी मैम, जब सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट आती है 6 महीने बचते हैं जी, तो उसको अपने आप भी सरकारी कर्मचारी होता है, उसको भी अपने कागज पत्र तैयार करने पड़ते हैं जी, जैसे फ़ोटो खिंचा के देना, एक पेंशन फॉर्म होता है, पेंशन फॉर्म नंबर 3 पेंशन का जी, उसमें डिटेल होती है अपनी फैमिली की सारी। एक फॉर्म नंबर 5 होता है, उसमें अपना आफ्टर रिटायरमेंट या जहाँ से पेंशन लेनी सब कुछ उसमें कॉलम होते हैं जी, वो भर के देना पड़ता है टाइमली। सबसे पहले बंदे को जो रिटायर होने वाला कर्मचारी होता है उससे शुरू होता है ये प्रोग्राम। जब वो डीडीओ को दे दे बना के अपने कागज पत्र 3 और 5 फॉर्म दे दिया, उसके बाद फिर डीडीओ की जिम्मेवारी हो जाती है वो केस कैसे तैयार करे। 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर टाइमली तैयार कर लेना चाहिए और एजी ऑफिस को भी टाइमली भेज देना चाहिए, क्योंकि आजकल देखने में आया है कि केस 1 महीना रिटायरमेंट का बचता है और केस भेज देते हैं और हमारे पास भी केस बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर फ़ोन पे फ़ोन आते रहते कि जल्दी करो जल्दी करो। हम भी कोशिश तो करते हैं जल्दी करने की, पर जो सरकार ने टाइमलाइन फिक्स किया हो 6 महीने का, उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। 1 महीने में होना थोड़ा मुश्किल रहता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि टाइमली हो जाए।
सर जैसे आपने बात की कि और दूरदर्शन के माध्यम से भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बताया अगर आप 6 महीने आपकी रिटायरमेंट को बचे हैं, आपको पता है, तो आपको जो वो फॉर्म नंबर 5 की बात की सर ने और 3 और 5 की फॉर्म की बात की, उसको आपको समय रहते भरना है ताकि उसमें आपकी पेंशन में डिले ना हो। जैसे सर आपने बोला कि कई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 1 महीने पहले भरते हैं, तो अक्सर ये अभी आज के समय में अगर हम बात करें तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि मुझे मेरी रिटायरमेंट हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे पेंशन मिलनी नहीं शुरू हुई। तो क्या फॉर्म्स में कोई गड़बड़ी है या फॉर्म प्रॉपरली नहीं भरे गए हैं? क्या ऐसे कुछ कारण रहते हैं ताकि? सबसे मेजर कारण तो टाइम का है। जैसे 1 महीने पहले केस भेजते हैं, जी, टाइम आगे भी कम होता है, हमारे पास भी केस बहुत होते हैं, इतना टाइम होता नहीं है। इनको टाइमली सबमिट कर दिया तो ठीक है। बाकी फॉर्म जो होते हैं ना वो साफ सुथरे भरे जाएं, डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि उनकी जो एक सर्विस बुक होती है, मेन तो सर्विस बुक ही है, उसमें सारा सर्विस कोड होता है। तो शुरू में हमें देखने में आता है केस आते हैं, कई बार कोई भी एम्प्लॉय जैसे पॉइंट हो गया, वर्क चार्ज जो हो गया या होल टाइम हो गया, कुछ एडॉक बेसिस जो हो गया, टेन्योर बेसिस जो हो गया, तो इनकी सर्विस काउंटेबल नहीं होती है जब तक ये रेगुलर ना हो। तो इसके लिए जब रेगुलर होते तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, जिससे ऑर्डर से रेगुलर होती है उनकी सर्विस। तो इसकी उसमें सर्विस रिकॉर्ड में, सर्विस बुक में उसकी एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं देख रहा 1-2 दिन पहले मेरे पास 2-3 केस आए, वो टेन्योर पे लगे थे, डॉक्टर का किसी का केस था, तो टेन्योर सर्विस है, उनको रेगुलर नहीं आगे कहीं भी एंट्री डाले, रेगुलर तो हुए होंगे पर उनकी रेगुलर एंट्री कहीं है ही नहीं और रिटायर कर दिया। तो इस करके हम ऐसे केसेस को फिर बैक रेफर करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में केस पड़ जाते हैं। मतलब तो ये विभाग के साथ साथ जो है एम्प्लॉय की खुद की भी जिम्मेवारी है कि वो टाइमली फॉर्म्स भरे। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये डीडीओ की मेन जिम्मेवारी है कि किसी भी कर्मचारी का जो पेंशन प्रकरण है या जीपीएफ पेंशन प्रकरण 6 महीने पहले और जीपीएफ प्रकरण जो है वो 3 महीने पहले भिजवाएं, ताकि अगर वो 6 महीने पहले जब उसको तैयार करके भेज देंगे तो हमारे कार्यालय को भी इतना टाइम मिल जाता है कि वो प्रॉपर उसको चेक कर पाएँ और प्रॉपर से उसकी पेंशन ऑथराइज कर सकें। ताकि हमारी कार्यालय की ये भी कोशिश रहती है कि आदमी जब कोई रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट से पहले उसको उसका पीपीओ प्राप्त हो जाए। जी। अब ऐसे कई केसेस 6 महीने पहले आया कुछ। आज मैं एक पीपीओ साइन करके आया, उसकी 30 जून की रिटायरमेंट है, उसका पीपीओ इशू कर दिया क्योंकि टाइम ले आया था, हमने 3 महीने में कर दिया। तो आपके पास टाइमली जो चीज़ आ जाएगी, टाइमली अगर एम्प्लॉय से पता है कि मैं रिटायर होने वाला हूं, जो टाइमली जितनी जल्दी आप 6 महीने का समय है आपके पास, तो जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी आपको दिक्कतों का सामना क्या कहें कि आपको जो है आपकी पेंशन जो है तुरंत शुरू हो जाएगी। मैम एक फॉर्म नंबर 7 होता है, इसके साथ 3, 5 और 7 मेन वो होता है, सैंक्शन बोलते हैं उसको हम। वो डीडीओ से हेड ऑफ ऑफिस होता है, उससे साइन होना बहुत जरूरी है, उसमें सारे कॉलम भरने पड़ते हैं। वो साइन हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे दूसरे फॉर्म थोड़े कम भी हों तब भी चल जाता, हम पैरा भी लगा देते हैं उसमें कि केस निपटा दिया जाए, क्योंकि हमारे पीए साहब के ऑर्डर हैं केस वापस नहीं करना है, कर देना थोड़ा बहुत, तो जैसे भी कमी होगी वो पूरी कर लेनी, फ़ोन पे कर लेनी या कुछ कर लेनी। इसके साथ एक पार्ट और आता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। उसमें फॉर्म तो उन्होंने भर दिया होता है, कई बार देखा जहाँ पार्ट 1 होता है कम्यूटेशन फार्म का, उसमें एप्लीकेंट के साइन होते हैं, 2-3 केस हमने वापस किए, उसमें भी डीडीओ ने साइन कर दिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 तो करना होता है डीडीओ ने, पर पार्ट 1 भी डीडीओ ने साइन कर दिया। और हमने जब तक बंदा अप्लाई नहीं करेगा तो हम उसकी कम्यूटेशन कैसे कर सकते हैं, तो इस करके हमें वापस कर दिया। एक उसमें कम्यूटेशन ऑफ फार्म में एक कॉलम होता है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ पेंशन टू बी कमिटेड, कि हमने कितनी पेंशन कम्यूट करवानी है, अप टू 40% करवा सकते हैं पेंशन का, 10, 20, 15 जैसे भी है, अप टू 40%। तो वो कॉलम भी खाली छोड़ा होता है उन्होंने। ऐसे केसेस में हम कम्यूटेशन ऑथराइज नहीं कर सकते, फिर उसको हम वापस भेजते। तो ये भी ध्यान देने योग्य एक बात है कि फ्रैक्शन जरूर लिखा है, जितने % आप कराना चाहते हैं, कम्यूट करवाना चाहते हैं उतनी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर जैसे कि मैं जीपीएफ अगर रिटेंशन की बात करूं तो जीपीएफ रिटेंशन पॉलिसी क्या है? मैडम मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक स्कीम है और मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही है जहाँ तक मुझे ध्यान है। और 28/8/2007 को ये स्कीम हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी। इसके तहत जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा होता है उसको यदि मान लो उससे अपने अभी जीपीएफ के पैसों की ज़रूरत नहीं है तो वो गवर्नमेंट के पास उसको रिटेन रख सकता है जब तक वो चाहे। और इस स्कीम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं कि वो पार्शियल विड्रॉल भी ले सकता है इसमें, और जब भी उसको उसकी आवश्यकता हो
तो अपने डीडीओ के थ्रू उस अपना केस भिजवा के उसकी फाइनल पेमेंट ले सकता है। जी। मैं दूरदर्शन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम जो है वो लाइव इन प्रोग्राम है। आपकी अगर कोई समस्या है या आप कुछ क्वेश्चन सर लोगों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 017728000177 और 28000178 पे हमें कॉल कर सकते हैं और आपका कोई भी जो भी प्रश्न है, आप अपनी पेंशन या जीपीएफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ विभाग के कर्मचारी एजी ऑफिस के हैं, आप इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। सर मैं जो रिटेंशन केसेज है ना जी, जैसे जो डीडीओ केस भेजता है हमें जी, तो कई बार उसकी सैंक्शन के बगैर भेज देता है। इसके लिए सैंक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो रिटायरी बंदा होता है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि आई वांट टू रिटेन द जीपीएफ। जी, उसके बाद डीडीओ उनका सैंक्शन निकालता है, हेड ऑफिस जो भी होगा, तब केस हमें आना चाहिए। हमें ब्लैंक ही केस भेजते, सैंक्शन होगी तो उसके साथ एप्लीकेशन नहीं होगी, अगर एप्लीकेशन होगी तो सैंक्शन नहीं होगी, तब भी हमें मुश्किल आती है ऐसे केस। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जीपीएफ रिटेंशन की जो पॉलिसी है इसमें प्रदेश सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि आपको जो कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उस अपनी एप्लीकेशन देनी होगी और डीडीओ द्वारा उसका जो है कार्यालय आदेश निकाल के वो एजी ऑफिस को भिजवाना होगा। और उसमें जो फॉर्म 1 जो कि अंतिम भुगतान के समय भरा जाता है वो भी भरना आवश्यक है, क्योंकि हमें उसमें लास्ट फंड डिडक्शन देखना है, उसने कोई विड्रॉल तो नहीं पिछले साल में कोई लिए, हमने वो भी उसमें चेक करना होता है। और हमें एम्प्लॉयज़ का एड्रेस भी चाहिए होता है, क्योंकि हमने रिटेंशन का जो लेटर देना है वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी देना है। तो ये 6 महीने पहले, ये मतलब रिटायरमेंट के 6 महीने बाद से पहले ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए। सर इसमें कुछ थोड़ा और जोड़ दूं, इसके बीच जब हम फाइनल पेमेंट करते हैं किसी की ना तो उस टाइम एक कॉलम होता है कि कोई विड्रॉल तो नहीं ले। जब एप्लीकेशन 3 महीने पहले बंदा रिटायर पेंशन दे देता है अपने दफ्तर में, उसके बाद केस चला जाता है, उसके बाद भी वो पीछे विड्रॉ कर सकते हैं पैसे अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ऐसी चीज़ें टाइमली इंटीमेट कर देनी चाहिए एजी ऑफिस को कि विड्रॉल ले लिया है। कई बार होता उन्होंने हमें इंटीमेट नहीं किया और हमने भी हमें तो पता नहीं विड्रॉ हो गया कि नहीं, यहाँ से अथॉरिटी चली जाती है, फिर हेड ऑफिस देखता है कि हमने तो इतने पैसे और निकलवा लिए थे, तो फिर बैक रेफर करता है। 2-3 महीने फिर और लग जाते हैं उसको डिडक्ट करने के लिए, डिटेल जो है वो फिर डिले हो जाता है। अथॉरिटी को हमें एडवाइज करनी पड़ेगी उसकी, तब ये प्रॉब्लम भी आती है। सर जैसे आपने बोला कि ये जो है अगर जीपीएफ है वो अपना होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर जितना होल्ड, जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद अगर एम्प्लॉय होल्ड कर लेता है अपना जीपीएफ, उसके बाद वो कब निकाल सकता है? वो उसमें कोई टाइम पीरियड कोई नहीं है, जब भी उसको ज़रूरत है तो पार्शियल विड्रॉल भी ले सकता है वो, और जब उसको पूरे पैसे की आवश्यकता है तो वो फाइनल पेमेंट डीडीओ के थ्रू भिजवा के ले सकता है। अदरवाइज जो रिटेंशन है वो मतलब ये कह सकते हैं कि टिल डेथ है ये, ठीक है, कि वो अपना पैसा जो है वो जमा करके रख सकता है। और क्या वो पैसा, जैसे आपने बताया कि सारा भी निकाल सकता है या पार्शियल करके भी जो है वो निकाला जा सकता है? ऐसे केसेस हमारे पास आए कि जैसे बंदा रिटायर, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, हाँ जी, उसकी डेथ हो गई 5-7 साल बाद, तो उसके फिर घर वाले हैं वो केस भी आते हैं जी। और रिटेन सिर्फ रिटायरी बंदा कर सकता है, डेथ केस में रिटेन नहीं होते केसेस जी। तो ये विशेष बात जो है वो भी ध्यान रखने योग्य है। सर जैसे कि हमने अभी डेथ केस की बात की, अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो ऑन जॉब जो है उसकी अगर वो डेथ हो जाती है या तो पारिवारिक पेंशन जो है वो कैसे लगती है, और पारिवारिक पेंशन के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं? जी मैम, इसके लिए भी फॉर्म प्रेस्क्राइब है, फॉर्म नंबर 12, 14, 18 जी, ये भर के भेजने होते हैं। ये तो आफ्टर डेथ ही जाते हैं, इसको तो टाइम लगता है थोड़ा, फिर भी हम इनको जल्दी डेथ केस में प्रायोरिटी देते हैं। जो हमें पीए साहब के ऑर्डर होते हैं कि ऐसे कैसे जल्दी करने, तो हम डेथ केस को प्रायोरिटी देते हैं, जल्दी करते हैं जी। तो सर जैसे कि पारिवारिक पेंशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक पेंशन में कोर्ट के थ्रू भी जाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशंस पूरे नहीं होते हैं, या कहें कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं।
नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट के थ्रू जाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। कोर्ट के थ्रू तभी होता है अगर किसी एम्प्लॉइज़ की मान लो उसने 2 शादियां की है या 3 शादियां की है जी। और वो फर्स्ट वाइफ के होते हुए उसने सेकंड वाइफ मतलब वो मैरिज कर ली हुई है, जी। तो इसी में कोर्ट में केस में जाने की आवश्यकता मतलब पड़ती है, अदरवाइज तो नहीं ऐसा कुछ भी है। सर कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय होता है जब वो फॉर्म भर रहा होता है तो कई बार वो नाम की जो है वो स्पेलिंग की अगर हम बात करें या कई बार कोई नाम गलत लिख दिया है तो उस तरह की अगर समस्याएं आती हैं तो उस समय क्या किया जाता है कि कैसे वो पारिवारिक पेंशन जो है वो दूसरे को लगेगी, उसकी वाइफ को जैसे लगेगी? मैम ऐसे होता है ना, जैसे वाइफ के जैसे घर में बोलने वाला नाम कुछ और होता है, जी। ऑफिशियल या स्कूल सर्टिफिकेट पर कुछ नाम और होता है, तो गलती से कई बार भर देते हैं, आते हैं कई केस है, फिर उसमें एफिडेविट वगैरह भेजते हैं कि दोनों का सेम नेम है, एक नेम है, इस करके परिवार पेंशन लगाई है। फिर हम उसकी करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके फिर हम कर देते हैं जो भी एक्चुअल होगा। उसमें मेनली ये होता है कि अगर उसका 10th का सर्टिफिकेट है वो हम देख के कर देते हैं, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका क्या नाम है, तो उस तरह के जब डीडीओ उसको पास करके भेजता है तो हम उसी हिसाब से उसको बदल लेते हैं। सर जैसे जीपीएफ की हमने बात की, हम कहीं भी बैंक में भी अगर हम कहीं फॉर्म भरने जाते हैं तो हमेशा हम नॉमिनी को ज़रूर मेंशन करते हैं, नॉमिनी। तो क्या जीपीएफ में भी जो है वो नॉमिनी को मेंशन किया जाता है और वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जीपीएफ में नॉमिनेशन जो है, जब जीपीएफ नंबर अलॉट किया जाता है उसी टाइम नॉमिनेशन भर दी जाती है। अब नॉमिनेशन उसने रिवाइज की है, अगर उसको बाद में आवश्यकता पड़ती है तो उसको रिवाइज कर देता है, जिसकी एक प्रति हमारे पास रहती है, एक हमारे कार्यालय के पास रहती है, और एक प्रति जो है प्रदेश सरकार के मतलब जिस भी डीडीओ में वो कार्य कर रहा है वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो जब भी केस हमारे पास आएगा, अगर मान लो वो डेथ केस आता है तो हम नॉमिनेशन देखते हैं, और ये डीडीओ का भी एक दायित्व है कि वो नॉमिनेशन की कॉपी जो हमारे पास से सैंक्शन होकर उनको गई हुई है उसको इसके साथ भिजवाए, डेथ सर्टिफिकेट भिजवाए, नॉमिनेशन भिजवा दे, तो उससे काम आसान हो जाता है कि पेमेंट उसको टाइम से हो जाए। किसी भी कोई भी एम्प्लॉय टाइम टू टाइम अपनी नॉमिनेशन रिवाइज कर सकता है जी, क्योंकि पहले जब कोई भी सर्विस लगता है उस टाइम बैचलर होते हैं जी, तो उसमें मदर को या ब्रदर को या फादर को कर देते हैं नॉमिनेट। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसमें कॉलम होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि ऑन एक्वायरिंग फैमिली मेरी नॉमिनेशन चेंज हो जाए जी। तो उसके बाद फिर अपनी शादी हो जाती है तो वाइफ को कर देता है नॉमिनेट जी। ऐसे कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है कि आपके पास अपना नॉमिनी चेंज करने की भी ऑप्शन होती है। जब आप जॉब में हैं तो आप नॉमिनी जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइम चेंज कर सकता है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, जब भी वो चाहे तो वो अपनी फैमिली मेंबर से किसी को भी नॉमिनेशन में चेंज कर सकता है। सर जैसे कि हमने बात की जीपीएफ की, हमने बात की जैसे कम्यूनिट, हम जब पेंशन की बात कर रहे थे तब की बात की, कई बार ऐसा होता है कि जीपीएफ अमाउंट इंसान तब के लिए रखता है ताकि वो अपने परिवार में कभी कोई शादी है या बच्चों को कोई पढ़ाना है या कोई ऐसा मेजर काम है या घर बनाने का काम है तो तब के लिए होता है। तो तब जब एम्प्लॉय को जब जीपीएफ अपना निकालना है वो कितना % निकाल सकता है? इसमें ऐसा है कि जीपीएफ जो है डीडीओ की जो पावर है वो 75% तक, वो जब तक उसके अकाउंट में जो पैसा है उसका 75% वो निकाल सकता है। डीडीओ को उसमें ये भी देखना है कि उसका माइनस बैलेंस ना हो, ठीक है, और जब उसकी रिटायरमेंट से पहले वो 90% तक भी निकाल सकता है। ये है इसमें अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग लिमिट जैसे रखी हुई है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग जो सर ने बोला कि लिमिट के हिसाब से सब चीज़ों की लिमिट है, अगर शादी के समारोह का है तो उतनी लिमिट पे निकाल सकते हैं या अलग बात करें तो अलग निकाली जा सकती है। तो सर जो 2016 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, जो रिवाइज पेंशन हुई है, आजकल ये आम समस्या है, जो भी है उनसे बात करो तो उनको दिक्कत यही है कि हमारी जो पेंशन है वो रिवाइज पेंशन है, उसके बारे में उनको कोई स्टेटस नहीं पता है। तो वो आज के समय में बात करूँ तो उनका क्या स्टेटस है अभी तक का? मैम उनके केसेस काफ़ी आगे हैं, 1 लाख से ऊपर केस आने हैं टोटल प्री 16 में, जो 16 से पहले रिटायर हुए हैं। इसमें से काफ़ी हमने 30,000 केस कर भी दिए हैं, जैसे अप टू 30,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, जो बाकी आने को हैं वो कुछ और है। इनके लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल एम्प्लॉय डिप्यूट किए हुए हैं, तो इसके लिए हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पीए साहब इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर है, काफ़ी कंसर्न रहते हैं इसके बारे में, मीटिंग लेते हैं टाइम टू टाइम। हमारे कार्यालय की इसमें हमारे कार्यालय की पूरी कोशिश है
कि जो जितने भी केस आ रहे हैं उसको समय पर निपटाया जाए, परंतु जब केस का फ्लो वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से केस में थोड़ी देरी भी हो रही है, जिसके लिए मतलब हमें भी लगता है कि किसी का पैसा क्यों रुके। परंतु आप देखते हैं कि अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा लोग संयम रखें, सबका कार्य होगा। धीरे धीरे थोड़ा समय तो लगता है, कानूनी की कार्रवाई है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पैसे की बात होती है, तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए जो किया जाता है। सर बात करें हम, जैसे कि हमने अभी पेंशन और जीपीएफ के बारे में बात की, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को कंप्लेंट है या उसे कोई कुछ जानना है आपके विभाग से, एजी ऑफिस से कुछ अपनी बात रखनी है या अपना स्टेटस के बारे में कुछ जानना है, तो वो कैसे अपडेट दे, कैसे आप तक जो है वो संपर्क करे? जीपीएफ का तो ऐसा है कि वो अपना स्टेटस देखने के लिए वैसे तो हम हर वर्ष जो है अपने जीपीएफ स्टेटमेंट इशू करते हैं, फिर भी वो अगर बीच में अपना स्टेटस जानना चाहता है तो सभी जो एम्प्लॉयज़ जो 15/5/2003 से पहले के थे उनको तो हमने सीक्रेट पिन नंबर दिया हुआ था, ठीक है। और अब जो 4/5/2023 के बाद एम्प्लॉयज़ मतलब जिनको जीपीएफ नंबर मिला है उनके लिए तो जो पिन नंबर है वो हमने डीडीओज़ को भी बताया है, और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि उनका जो है लास्ट आईपी जो उनका नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट जो है वो उनका पिन नंबर है, और अगर किसी का उससे नहीं हमारी साइट पे जाके खुल रहा है तो वो जो है 4 टाइम 9 99999, तो इससे भी खोल सकता है। और फिर भी उनसे कोई समस्या आ रही है तो वो हमारे से पत्र व्यवहार कर सकता है हमारे कार्यालय से, और वो अपना नंबर देख सकता है। मैम इसके अलावा जो एजी ऑफिस की साइट है उसमें सारे के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, उनसे क्या कोई सर वेबसाइट है जिसपे अगर वो मेल के थ्रू जो है संपर्क करना चाहता है, मेल के थ्रू आपसे बात कर ले कि अपना जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर, क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद जो होता है कई बार शहर छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, तो मेल के थ्रू आपसे बात हो सकती है? जी, जो हमारी वेबसाइट है वो www.cag.gov.in पे वो कर सकते हैं, जो वो है वो अपनी कंप्लेंट जो है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, या कोई अपनी समस्या है तो उसको जान सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने एक पिन जनरेट किया है तो एम्प्लॉय जो है वो अपना जो है वो खाता पूरा चेक कर सकता है। सर बात करें हम जीपीएफ रिटेंशन विड्रॉल की, अगर हम बात करें तो ये क्या है? रिटेंशन विड्रॉल तो वही है इसमें जो कि फाइनल पेमेंट जो हम लेते हैं, अगर उसको पूरे पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो किसी भी टाइम वो भर के अपना फॉर्म भर के डीडीओ के थ्रू हमारे कार्यालय को भिजवा सकता है और उसको ले सकता है। तो वो जो अपनी जो पेंशन जो जीपीएफ है वो अपना पूरा जब विड्रॉल करना चाहता है तो वो उस समय जो है डीडीओ को फॉर्म भर के जो वो कर सकता है। सर बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बीच में जो है वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, या बात करें कि जितनी पेंशन के लिए नौकरी रिक्वायर्ड है वो उतनी करते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है पेंशन का? मैम 1/1/6 के बाद गवर्नमेंट ने 10 साल की रेगुलर सर्विस रखी पेंशन पर्पज के लिए। जो सुपरएनुएशन से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो उसको भी पेंशन है प्रोपोर्शनेटली है मिलेगी। तो जो वॉलंटरी पेंशन जो ले लेते हैं, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो क्या उनको भी बेनिफिट उन्हीं के बराबर मिलते हैं जो अपनी पूरी सर्विस कर रहे हैं? जी हाँ, उनको अपनी सर्विस के हिसाब से बेनिफिट मिलेंगे, प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे उनको। सर ये कम्यूटेशन में अगर हम बात करें, कहते हैं कि जैसे जो 70 से या 75 साल की उम्र के बाद की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हमें जो है अब अपनी पेंशन पूरी मिलनी शुरू हो गई। थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे पास जो हमारी लोग हैं वो कई ऐसे हैं जो 75 के पड़ाव पे हैं, और जो वो पैसा, वही बात आ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उनको इंतज़ार होता है कि 75 के बाद हमें जो है थोड़ा पेंशन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिटेल जानना चाहूँगी। मैम इसमें जैसे कोई रिटायर होता है उसको फर्स्ट पेंशन के साथ कम्यूटेशन वैल्यू मिल जाती है, तो 15 साल काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन। जिसको शुरू में मिल गया तो 75 साल पे हो जाएगी, जिसको 2-4 महीने लेट मिली है तो उसके 75 साल के ऊपर 2-4 महीने उतने के बाद रिस्टोर हो जाएगी, फुल पेंशन मिल जाएगी। जी सर, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को कोई संदेश दें। जो बात हमने जीपीएफ, अगर मैं पेंशन की बात करूँ या जीपीएफ की बात करूँ, कि कोई ऐसी विषय है जिस पे हमने बात नहीं की है और विभाग जो है वो संदेश देना चाहता है दूरदर्शन के माध्यम से, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को संदेश दें। हमारा संदेश यही है कि आप
अपना जो केस है टाइमली उसको परस्यू करवाएं, ठीक है। जी। और डीडीओ से भी ये अनुरोध रहता है कि चाहे वो जीपीएफ का है या पेंशन का है, वो जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनका जो मतलब प्रकरण है, पेंशन प्रकरण या जीपीएफ प्रकरण है जो है, उसको समय से भरवाएं और समय से हमारे कार्यालय को भिजवाएं। उसमें ध्यान रखें कि जो भी उसमें कॉलम बने हैं उनको पूरा भर के भेजें। अदरवाइज़ होता ये है कि उसमें सिर्फ जो रिटायर हो रहा कर्मचारी है वो सफ़र करता है, तो उसको रोकने के लिए आप पूरे उसमें कॉलम भरें। अगर वो डेथ केस है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है उसको भर के दें। और अगर लाइव केस है तो उसमें जिस तरह की उसमें अगर जीपीएफ केस भेज रहे हैं तो उसमें लास्ट फंड डिडक्शन जो है आपका भरा हो, उसमें उसने अगर पिछले 12 महीने रिटायरमेंट होने से 12 महीने पहले कोई विड्रॉल ली है तो उसको भरे। तो यही हमारा। सर, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और किस तरह से आप पैसा जो है रिटायरमेंट से पहले जो है वो निकाल सकते हैं और कैसे जीपीएफ में पैसा बचा सकते हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमने जाना कि किस तरह से सरकारी जो एम्प्लॉय है वो अपने पैसे को जीपीएफ के द्वारा बचा के रख सकते हैं और कैसे जो है आप रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जो है अपना प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आज जनवाणी कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आज हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।